हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 27 मार्च ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें आज डिस्कस करने हैं। उससे पहले आज का जो कोट है वो चेंज से रिलेटेड है। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी में, हैबिट में, सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको कोई ना कोई ऑब्स्टिकल तो फेस करना ही होगा। लेकिन यहाँ पे उसी को दर्शाते हुए कोट कहता है चेंज इज द हार्डेस्ट एट द बिगिनिंग, मेसिएस्ट इन द मिडल एंड द बेस्ट एट द एंड। मतलब अगर आप अपनी चेंज को परस्यू करते रहेंगे तभी जाके जो है आपको राइट फ्रूट्स मिलेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है बेसिकली न्यूनतम आय योजना के बारे में है। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ये पर्टिकुलर स्कीम पीएम किसान स्कीम से अलग है, उसी के साथ साथ जो दोनों स्कीम में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेकुनास है जिसको अभी भी एड्रेस करने की जरूरत है। सेम आर्टिकल यहाँ पे जो है उसके बगल वाले में तो उसी चीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है इस आर्टिकल में, तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले आर्टिकल में है उसे हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली कोपेनहेगन के बारे में है। तो यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए इस पर्टिकुलर सिटी ने, जो कि कैपिटल यहाँ पे डेनमार्क की, तो कौन से यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं और कैसे जो है ये मॉडल बन सकता है बाकी सिटीज के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सेंटर में जो आर्टिकल है यहाँ पे ये जो बेसिकली पाकिस्तान नेशनल डे के बारे में है जिसे बॉयकॉट कर दिया गया था हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत ये है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं और यूजुअली जो ये पर्टिकुलर डे है ये यूजुअली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ह्यूमिलेट किया सके इंडिया को। लेकिन आपको समझना है कि जो यहाँ पे इंडिया में हाई कमीशन है यहाँ पे पाकिस्तान की, तो वहां पे जो इसे सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान नेशनल डे में, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इस पूरे आर्टिकल का एसेंस में यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हिस्टोरिकली क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, कैसे जो है यहाँ पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया गया था, वही सारी चीजों को डिस्कस किया जा रहा है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे ये जो आर्टिकल आया है बेसिकली करप्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो करप्शन की जो डेफिनेशन है वो इवॉल्व होती रहती है ईयर बाय ईयर। जैसे जैसे हम यहाँ पे 21st सेंचुरी में आते जा रहे हैं, करप्शन की जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करप्शन करने के अलग अलग तरीके भी ढूंढ रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे कंक्लूजन में यहाँ पे सबसे पहली बात ये बताई जा रही है कि इस वक्त हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्ट्स है जो यहाँ पे करप्शन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी कंट्री को जरूरत ये है कुछ ऐसे मॉरल मैन एंड वुमेन जो एक्चुअली करप्शन से दूर ही रहे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए हनी के आसपास है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे इसे चखना है, लेकिन यहाँ पे जो हनी है ये बेसिकली गवर्नमेंट के जो फंड्स है। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि ज्यादातर हमें जरूरत ये है ऐसे मॉरल मैन एंड वुमेन की जो ऐसे गवर्नेंस को यहाँ पे ज्वाइन कर सके ताकि करप्शन से वो ज्यादा जो है दूर रह सके। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे लोग बहुत कम है जो यहाँ पे मॉरली इतने स्ट्रांग हो कि करप्शन से हमेशा दूर रहे, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं और हमें उन्हें ढूंढने की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आप देख रहे हैं कंप्लीटली पॉलिटिकल नेचर तो डिस्कस नहीं करेंगे और नीचे वाला आर्टिकल भी काफी ज्यादा पॉलिटिकल है। अब जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंट्री को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आज की कंट्री का नाम है डेनमार्क। तो डेनमार्क आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्डिक कंट्री है, तो यहाँ पे इसकी कैपिटल बेसिकली आपको नजर आई कोपेनहेगन। तो उसी का यहाँ पे एक और मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेनमार्क आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन थिंक टैंक ऑर्गेनाइज द फिनटेक कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। तो फिनटेक कॉन्क्लेव के बारे में हमने कल भी पढ़ा था इकोनॉमी पेज पे। तो ये बेसिकली कौन सी थिंक टैंक ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है और द राइट आंसर इज नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं यहाँ पे कि नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म ही होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। और इसका पूरा जो अप्रोच होता है बॉटम अप अप्रोच, मतलब यहाँ पे जो ग्राउंड पे जो रियलिटीज है जैसे कि विलेज लेवल पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना, उसके बाद यहाँ पे सिटीज पे इवॉल्व होगा, और ये जो बॉटम अप अप्रोच है कि आप यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए और जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे नेशनल लेवल पे भी। उसके साथ अगर बात करेंगे यहाँ पे जो नीति आयोग जो है 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस पे वर्क करता है। यहाँ पे उसके 7 जो पिलर्स है प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन फॉर ऑल, इक्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी। ये कुछ 7 पिलर है जिसपे जो है नीति आयोग यहाँ पे प्रोग्रेस करता है। लेकिन इसके ऊपर भी आपको पता है कि जो 15 ईयर का जो विजन डॉक्यूमेंट है तो ये बताता है कि अगले 15 साल में हम लोग क्या क्या अचीव करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे माना जाता है कि इसको क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि जो एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है तो उसके साथ ये जो विजन डॉक्यूमेंट है वो यूजुअली अलाइन नहीं होता है। तो इसी वजह से वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि कैसे जो विजन डॉक्यूमेंट और जो एसडीजी है उसको हम कैसे अलाइन कर सकते हैं।
लेकिन अगर बात करेंगे हम सिर्फ नीति आयोग की, तो नीति आयोग में भी कुछ यहाँ पे क्रिटिसिज्म दिया जाता है। सबसे पहले तो ये है क्योंकि नीति आयोग को यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है, तो यहाँ पे जो है कंसल्ट नहीं किया गया स्टेट्स के द्वारा। और उसके साथ साथ इस वक्त जो है नीति आयोग काफी ज्यादा इन्फेंट स्टेज पे है। यहाँ पे सिर्फ वो जो रिकमेंडेशन करता है, और यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ इन्फेंट स्टेज पे है, तो अभी भी यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली नीति आयोग का रोल है क्या। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नीति आयोग को देनी चाहिए, वो इस वक्त यहाँ पे उनको नहीं दी गई है। तो उसमें भी क्वेश्चन आ गया कि क्या इसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे पहले आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो नई स्कीम यहाँ पे कांग्रेस बता रही है, तो क्या वो सच में इंप्लीमेंटेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे पूरे आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है कि एक ऐसी सिमिलर स्कीम थी जिसका नाम है यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इस स्कीम में क्या करते हैं कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है उनको 6,000 रुपीज एनुअली दिए जाते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं 2,000 रुपीज में। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि जो नई स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग इस वक्त, जिसका नाम है न्यूनतम आय योजना, तो इसमें जो है 6,000 रुपीज पर मंथ देने की बात कर रहे हैं। और वो भी किसको दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे 20% जो यहाँ पे हाउस होल्ड है जो कि पावर्टी में सबसे लोएस्ट है, तो उनको जो है देने की बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों में ही आप एक कॉमन फीचर देख सकते हैं दोनों ही स्कीम में। एक है कि यहाँ पे क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे उसे यूज कर रहे हैं ऐसी स्कीम्स को एज एन अपॉर्चुनिटी, ताकि जो है इनको पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। तो ये सबसे पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि ये जो है इलेक्टोरल अपॉर्चुनिज्म की तरह मूव कर रहा है दोनों ही स्कीम। दूसरी बात ये कि दोनों ही स्कीम में जो है एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई कि जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम है उनका क्या होगा, क्या उसे हटा दिया जाएगा। क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि अगर हम उन सबको पैसे दे रहे हैं तो बाकी वेलफेयर स्कीम को भी क्यों दे रहे हैं, उनको हटा क्यों नहीं जा सकता है। तो उसके बारे में जो है दोनों ही स्कीम बात नहीं करती है। और अगर सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो फिस्कल डेफिसिट की हम यूजुअली बात करते हैं, वो तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है ही, लेकिन उसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो रियल पॉलिटिकल चैलेंज है वो ये है कि कैसे जो है बाकी स्कीम जो यहाँ पे वेलफेयर स्कीम आप दे रहे हैं, जो सब्सिडीज दे रहे हैं, उसे आप कैसे फेज आउट कर सकते हैं इन अ मैनर। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो हम यहाँ पे सब्सिडी दे रहे हैं वो इस वक्त हमें जरूरी नहीं है, काफी इनएफिशिएंट हो गया। जिसकी यूरिया की जो सब्सिडी दे रहे हैं उसकी इस वक्त जरूरत नहीं है, तो उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बाकी वेलफेयर स्कीम हम दे रहे हैं, तो उसको कैसे हम धीरे धीरे एलिमिनेट कर सकते हैं, असली बेनिफिशियरी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो जो है अभी भी हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी लेकुनास है। अगली बात हम करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो कोशिश क्या कर रहा है कि जो यहाँ पे हम टैक्स कर रहे हैं वेल्थी लोगों को, जो जितने अमीर लोग हैं उनको ज्यादा ज्यादा टैक्स करेंगे, और जो टैक्स में से पैसा आएगा वही जो पैसा है जो इस पर्टिकुलर स्कीम में डाल दिया जाएगा, जो काफी ज्यादा गलत भी है। क्योंकि इससे क्या होगा, हम डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं उन सारे वेल्थी लोगों को जो यहाँ पे जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पे जो है डिसइंसेंटिवाइज करेंगे अगर हम उन पे ज्यादा टैक्स लगाने लगेंगे। अगली बात हम करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में बहुत सारे जो पुअर हैं, जो यहाँ पे पावर्टी में रहते हैं, अब भले वो पिछले 10 साल में रिड्यूस हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है पावर्टी एग्जिस्ट करती है। अब उसका एक एंटीडोट ये हो सकता है कि हम अपने अगले 20 साल में जो है कंप्लीटली डबल डिजिट अगर ग्रोथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इनकम इक्वालिटी के लिए अलग अलग स्टेप्स लेकर हम जो है ये पावर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक है यहाँ पे एनेबलिंग एनवायरमेंट, मतलब यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे उभर के आना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक एनेबलिंग एनवायरमेंट होना चाहिए। दूसरी बात करेंगे जॉब क्रिएशन की। अगर यहाँ पे सबके पास जॉब होगी तो ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी। और तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो यहाँ पे इंडिया के पास है, तो उसको अगर हम करेक्ट तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके जो है हम यहाँ पे पॉवर्टी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लाइक कोपेनहेगन। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि यूएनएफसीसी की जो यहाँ कोटाविस की समिट हुई थी, तो उसमें यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो सिटीज है वहां पे चेंजेस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द अगर सिटी में यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं, पोल्यूशन रिड्यूस हो जाती है, तभी जाके जो है हम लोग यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है कि यहाँ पे 1.5 डिग्री जो यहाँ पे कम रखना है इंडस्ट्रियल एज से। अब एक और चीज यहाँ पे आपको ये समझनी है, कोपेनहेगन ने बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं, और ये पहली ऐसी कंट्री है जिसने एक्चुअली एक प्लान बनाया कि कैसे जो है वो कार्बन फुटप्रिंट को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकता है 2025 तक। अब ये जो डैनिश कैपिटल है कोपेनहेगन, तो इसने ऑलमोस्ट 40% अपना जो ग्रीन हाउस गैसेस ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है, जो यहाँ पे 2005 में एग्जिस्ट करता था। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको समझना है कि कोपेनहेगन में ऑलमोस्ट जो 45% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ साइकिल का इस्तेमाल करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वैसे तो सबको पता है कि साइकिल से जो है पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कैसे जो है आप इसे डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बात करेंगे विद इन इंडिया की दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, तो ऐसी जो सिटीज है यहाँ पे पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए अगर आप साइकिल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे जो इनोवेटिवली आप एनकरेज कर सकते हैं अपने पॉपुलेशन को कि आप इन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए, वो बेसिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारी कंट्री में। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे जैसे जैसे आप अपनी सिटीज को वेल कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली यहाँ पे अगर रूट्स बनाते हैं, तभी जाके जो है देखा जाता है कि कार्बन फुटप्रिंट्स को यहाँ रिड्यूस किया जा सकता है। आप कोई भी एग्जांपल लीजिए सिटी का जो बेसिकली जो है पोल्यूशन सबसे कम करता है, इसकी मैसूर का एग्जांपल लीजिए। वहां पे जो कम्यूट करने का एक
तरीका जो है वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली बन चुका है। इसी वजह से जो है वहाँ पे पोल्यूशन काफी कम नजर आता है। सेम मॉडल को जो है हमें मेजर सिटीज में अगर यहाँ पे एम्प्लॉय करते हैं तब जो है हम यहाँ पे सेम जो है चेंजेस देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल सही तरीके से करने की जरूरत है, ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और यहाँ पे जो व्हीकल शेयरिंग का जो मॉडल है उसे इंप्रूव किया जा सके। क्योंकि एंड ऑफ द डे इससे क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हम रिलीज कर रहे हैं वो थोड़े मात्रा में जो है रिड्यूस हो सकता है। उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि कैसे जो हम यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग यहाँ पे बना सकते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेम इसी मॉडल से बनाया जा सके ताकि जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन इन सारे सजेशन में प्रॉब्लम यही है जो यहाँ पे आंचल्स हिल कहा जाता है कि सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि कॉपरेशन नहीं नजर आता है लोकल, प्रोविंशियल और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। मतलब यहाँ पे अगर बात करेंगे आपकी पंचायत के बीच में, आपके स्टेट और आपके सेंटर के बीच में जो कॉन्ग्रुएंस होनी चाहिए, जो इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि एक चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए, वो यूजुअली लैक कर दिया बहुत सारे सिटीज में हमारे वर्ल्ड में। तो वही सबसे बड़ा जो यहाँ पे लेकुना रहता है किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 व्हिच वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक थी बेसिकली 76। अब इस पूरे यहाँ पे जो रैंकिंग सिस्टम थी यहाँ पे बताया जा रहा था कि कैसे जो है यहाँ पे एनर्जी सिस्टम की परफॉर्मेंस और यहाँ पे एफोर्डेबिलिटी को चेक किया जाता है इंडिया के द्वारा। अब इस WEF के बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हम समझ लेते हैं कि ये बेसिकली जो है नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा जिनीवा में, और इसको फाउंड किया गया था 1971 में। और यूजुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफी ज्यादा फेमस रहता है अपने एनुअल विंटर मीटिंग के लिए जो होते हैं डेवोस में। अब यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करेंगे तो इस बार जो रैंक आई है उसके हिसाब से जो फर्स्ट रैंक है वो गई स्वीडन को, सेकंड स्विट्जरलैंड और जो थर्ड है वहां पे आपको मिलेगा नॉर्वे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो की ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है वो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि इंडिया में जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पोल्यूशन लेवल नजर आ रहा है, वो भी जो CO2 की इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा हाई पे नजर आ रही है। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी सिस्टम परफॉर्मेंस जो है वो लो कर दी है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी भी रेडी नहीं है, ताकि जो फ्यूचर एनर्जी नीड्स है और यहाँ पे जो रेडीनेस होनी चाहिए चेंज करने के लिए वो हमारे पास अभी भी नहीं आई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 इकोनॉमीज की बात करेंगे तो उसमें जो है हमारी रैंक जो है कंसिस्टेंटली इंक्रीज यहाँ पे हो रही है, मतलब हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं लेकिन अभी भी इतने अच्छे नहीं हो पाए हैं। और अगर यहाँ पे ब्रिक्स ब्लॉक की बात करें तो वहां पे हम सेकंड है आफ्टर ब्राजील। अब यहाँ पे चलते हैं पेज 1 पे। पेज 1 पे जो पहला आर्टिकल है यहाँ पे बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने नीति आयोग के जो है वाइस चेयरमैन से पूछा है कि यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे कमेंट्स बताए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, न्याय जो यहाँ पे आय योजना है, तो उसके बारे में जो है जो राजीव कुमार जी ने यहाँ पे कमेंट्स दिए तो किस पर्सपेक्टिव उन्होंने ये कमेंट्स दिए तो उसके बारे में इलेक्शन कमीशन उनसे पूछा है। क्योंकि आप जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और अगर यहाँ पे आप ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कोई जो ब्यूरोक्रेट अगर कर रहा है तो उनपे यहाँ पे यूजुअली सवाल पूछे जा सकते हैं। उसी के साथ ये जो नीचे वाला आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वीवीपैट की जो टेस्टिंग कर रहा है अलग अलग जगहों पे, उसके साथ साथ उनके यहाँ पे सैंपल दे रहा है, बता रहा है कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेफ्ट साइड में जो आर्टिकल ये बताया जा रहा है कि जो वेल्थ टैक्स यानी कि जो हमने पिछले एडिटोरियल में डिस्कस किया कि यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर स्कीम को स्पॉन्सर करने के लिए हम वेल्थी लोगों पर टैक्स लगा सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी बताई जा रही है। अगला आर्टिकल यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ILFS कंपनी है तो इसमें जो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज अभी भी खाली है। पहले जो क्या हुआ करता था कि ILFC में कभी भी ऐसी वैकेंसी आती नहीं थी क्योंकि काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव जॉब हुआ करती थी, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता था। लेकिन जब से यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया ILFC का तो उसके बाद से ही जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ज्यादातर जो सीट्स है वो वेकेंट है। अब यहाँ पे अगर ILFS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल कंपनी की बात करेंगे तो ये बेसिकली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी काम करवाना है तो ये बेसिकली जो बॉडी है काम करती थी। और ये जो पर्टिकुलर बॉडी है इसको बेसिकली जो है शैडो बैंक भी कहा जाता है। और अगर आपको पूरे क्राइसिस के बारे में समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये लोन एक्चुअली उठाता कैसे था। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म लोन की, तो ये बेसिकली एक सिंगल क्वांटम लोन हुआ करता था। उसके बावजूद इसके पास जो है शॉर्ट टर्म लोन के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे। सबसे पहले यहाँ पे कमर्शियल पेपर्स था, डिबेंचर्स था और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट था। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कि कौन सा डेब्ट सबसे ज्यादा था तो यहाँ पे आपको टर्म लोन्स नजर आए कि लॉन्ग टर्म लोन्स बहुत सारे थे और शॉर्ट टर्म लोन्स भी इसके पास बहुत सारे थे, जैसे आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि अपने जो शॉर्ट टर्म लोन है उसे यही पे बैक नहीं कर पाया और ये सबसे पहला क्राइसिस आया था यहाँ पे अगस्त 2018 में, जब यहाँ पे सिडबी ने इन्हें जो लोन दिया था 1000 करोड़ का वो नहीं पे बैक कर पाए। उसको फॉलो किया बहुत सारे सीरीज ऑफ डिफॉल्ट्स हैं जो कि कमर्शियल पेपर से रिलेटेड थे, डिबेंचर से रिलेटेड थे। तो इसी वजह से जो है ILFS की जो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग है वो यहाँ पे AAA से D हो गई। अब इसी वजह से जो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था उनका जो यहाँ पे इस पे बिलीव था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। अगला ये कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए जब आपको ILFS का क्राइसिस नजर आया। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे एक नई बोर्ड को फॉर्म किया गया और पूरा टेक ओवर कर लिया बोर्ड को गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी बात RBI ने क्या किया, RBI ने यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन करवाए, उसी तरीके से लिक्विडिटी का क्रंच ना है, इसी वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारा जो है पैसा इन्फ्यूज किया गया मार्केट में।
अगला हम बात करेंगे एनसीएलटी के लिए। तो क्योंकि एनसीएलटी भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है यहाँ पे कंपनी एक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो एनसीएलटी है बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अब यहाँ पे जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी अगर मान लीजिए कंपनी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो उसको सॉल्व करने की जो यहाँ पे दायित्व है वो इस पर्टिकुलर बॉडी का हो जाता है, और ये रिप्लेस करता है एक अर्लियर बॉडी को जिसका नाम था कंपनी लॉ बोर्ड। तो कोई भी मिसमैनेजमेंट होता है या फिर कोई ऑपरेशन होता है किसी कंपनी में, तो उसको यहाँ पे एड्रेस करने के लिए इस बॉडी को बनाया गया है। और अगर बात करें कि ये कौन से कमेटी की रिकमेंडेशन में बनाया गया, तो ये बनाया गया था जस्टिस एनआरडी कमेटी। तो इन्होंने रिकमेंड किया था इस बॉडी को, तब जाके जो इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द मैन्युफैक्चरर ऑफ चिनूक हेलीकॉप्टर दैट वाज रिसेंटली इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, लॉकहीड है, बोइंग है, रेथन है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, किसने जो है यहाँ पे चिनूक को मैन्युफैक्चर किया है। तो ये किया गया है बेसिकली बोइंग, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को बिलोंग करती है। उसके साथ अगर यहाँ पे चिनूक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक चीजें डिस्कस करेंगे, तो ये बेसिकली मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है और इसके पास जो है अनमैच्ड स्ट्रैटेजिक लिफ्ट की कैपेबिलिटी है, मतलब यहाँ पे बहुत ही हैवी वेट को यहाँ पे जो है लिफ्ट करने की कैपेबिलिटी है। उसके साथ साथ ये जो है 10 टन ऑफ लोड को आसानी से यहाँ पे लिफ्ट कर सकता है। यहाँ पे आर्टिलरी के व्हीकल्स हो सकते हैं या फिर कोई भी बैटल फाइन की रीसप्लाई हो तो उसको भी जो है यहाँ पे डाल के हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन है तो उसे करने में जो है ये पर्टिकुलर जो व्हीकल है काफी ज्यादा मदद कर सकता है। अगला आर्टिकल जो है वीवीआईपी चॉपर केस, जो कि यहाँ पे ऑगस्टा वेस्टलैंड का केस है, तो उसी में जो मिडिल मैन है तो उसको एक और बंदे को पकड़ा गया जिसका नाम है सुशेन मोहन गुप्ता। अब इनके खिलाफ जो चार्जेस है वो अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको समझना ये कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट होता है उसमें बेसिकली 4 फेज होते हैं। पहला फेज होता है कि सोर्स ऑफ इनकम, की कहां से जो है आप ये ब्लैक मनी लेकर आ रहे हैं, क्या ये ब्राइब का मनी है, क्या आप ये ड्रग्स बेच के ला रहे हैं या आपने चोरी किया है, तो ये जो है ये आपने कलेक्ट कर लिया वो इनकम। अब ये जो इनकम है इसे प्लेस करने की जरूरत है। अब कैसे जो है आप यहाँ पे नॉर्मल जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसमें आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, क्या आप इसको अलग करेंसी में चेंज करने वाले हैं या फिर से आप डिपॉजिट करने वाले हैं, तो ये जो है प्लेसमेंट हुआ। तो इसमें क्या है कि आप जो अपना ब्लैक मनी है इसे प्लेस करना चाहते हैं नॉर्मल जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। उसके बाद इसकी लेयरिंग की जाती है। लेयरिंग मतलब इस तरीके से उसको यहाँ पे लेयर करना कि उसको कभी उसका जो सोर्स उसे कभी पता ही ना चले। इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे वायर ट्रांसफर किया जा सकता है, विड्रॉल हो सकता है, तो इससे क्या आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इसका सोर्स है क्या। उसके बाद कंप्लीट इंटीग्रेशन। कंप्लीट इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि फाइनली आप उस ब्लैक मनी का इस्तेमाल करने लगेंगे और कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसका सोर्स क्या है, उसको कौन सी लेयरिंग दी गई है। तो ये कुछ 4 यहाँ पे फेसेस है जिससे जो है आप मनी लॉन्डर करते हैं यूजुअली। अब यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट की। तो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 है, तो इसके बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव ये कि कैसे जो हम यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को। दूसरा ये कि अगर कोई भी ऐसा कुछ करता है तो उसको उसकी जो प्रॉपर्टी उसको कन्फिस्केट करने की जो पावर है ये भी इस एक्ट के द्वारा आती है। और क्योंकि करप्शन का जो मॉडल है वो यहाँ पे साल बाय साल चेंज होता रहता है, इसी वजह से उस चेंजेस को यहाँ पे काउंटर करने के लिए भी अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इशू आ जाता है तो उसको भी यहाँ पे एड्रेस करने के लिए ये एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेम द ऐप लॉन्च बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र फॉर बेनिफिशियल ऑफ दिव्यांग वोटर्स इन द स्टेट। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है और जो राइट आंसर है वो है PWD। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कहीं पे वोट करने जा रहे हैं तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी कैसी है, वहां पे व्हीलचेयर अवेलेबल है या नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है, रैम्प्स है या नहीं है, तो इसकी जो डिटेल्स है बेसिकली इस एप्लीकेशन में आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इंडिया की बात करेंगे तो ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन है और ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा। अब इसमें क्या कोशिश की जा रही है कि कैसे जो हम यहाँ पे आसपास के एनवायरमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफिस है, उसको कैसे जो है कंड्यूसिव बना सकते हैं हमारे जितने भी दिव्यांगजन है। अब उसी के लिए जो है यहाँ पे हम इसके 3 मॉडल है। सबसे पहला ये कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, तो कैसे जो हम यहाँ पे उस एनवायरमेंट को बूस्ट कर सकते हैं। ये 3 तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम पूरी इंडिया को एक्सेस बना सके सारे दिव्यांगजन के लिए। उसी के लिए यहाँ पे अगर बात करेंगे, जो टारगेट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है उनका यहाँ पे ऑडिट किया जाएगा ऑलमोस्ट 50 मेजर सिटीज में। उसी के साथ जो एनसीटी और जो स्टेट कैपिटल्स है वहां पे 50% जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है वो कंप्लीटली एक्सेसिबल होनी चाहिए। और यहाँ पे जितनी भी नई नई बिल्डिंग बनेगी उसको बाय December 29 जो है यहाँ पे कंप्लीटली एक्सेसिबल बनाने का जो यहाँ पे एम है उसे यहाँ पे रखा गया एज अ टारगेट। और अगर बात करेंगे प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो आपको समझने की ये जरूरत है कि ये जो पूरा एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है ये कंप्लीटली इन कॉन्ग्रेंस है आर्टिकल 9 ऑफ यूएनसीआरपीडी जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो जिसका इंडिया भी सिग्नेटेड 2007 से। तो इसी वजह से जो है ये कॉन्ग्रेंस में तो ये आपके लिए प्रीलिम्स में आ सकता है एज अ स्टेटमेंट प्रॉब्लम। अगला आर्टिकल यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जो है जो यहाँ पे पीसा का जो यहाँ पे प्रोग्राम है जिसे कहते हैं प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, तो इंडिया ने इससे विड्रॉ कर लिया था। क्योंकि आप जानते हैं जब 2009 में हमने ज्वाइन किया था तो हमारी रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं आई थी, तो इसी वजह से उन्हें कहीं लगा कि जो पीसा की यहाँ पे इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन उसी के संदर्भ में ये जो आर्टिकल आया है जिसमें इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है जिनका नाम है एंड्रेस किल्डर, तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि इंडिया जो यहाँ पे पूरा यहाँ पे रोड लर्निंग का मॉडल है इसी वजह से जो है वो हमेशा इस रैंकिंग
रैंकिंग में पीछे आ जाता है। क्योंकि अगर इस मॉडल की बात करेंगे पीसा की, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें जो है एक 15 साल के बच्चे की एबिलिटी को चेक किया जाता है कि कैसे वो मैथमेटिक्स कर पा रहा है, कैसे वो रीड कर पा रहा है। और यहाँ पे जो रोट लर्निंग से ज्यादा देखा जाता है कि कैसे जो है आप अपनी नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं रियल लाइफ चैलेंज को सॉल्व करने में। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे इंडिया ने विड्रॉ किया है, लेकिन उसने डिसाइड किया है कि 2021 का जो पीसा का असेसमेंट है उसमें जो है हम यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं। और जो पूरा पीसा का असेसमेंट किया था वो किया था ओईसीडी के द्वारा। ओईसीडी की अगर बात करेंगे, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी 1961 में। इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस में, जो कि है फ्रांस में। और यहाँ पे अगर बात करेंगे इसकी शुरुआत जब हुई थी, इसको ओईईसी कहा जाता था, जिसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हुआ करते हैं। फिर जो है नॉन यूरोपियन स्टेट को भी इंक्लूड कर दिया गया, और ये जो है बेसिकली ऑफिशियल यूनियन यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर भी है। और यहाँ पे टोटली 35 मेंबर्स है, लेकिन इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, लेकिन एक की पार्टनर है। अगला यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है कि जो वर्ल्ड न्यूज में कि पाकिस्तान में जो यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं 2 हिंदू गर्ल्स को यहाँ पे अबडक्ट कर दिया गया, उनको फोर्सली कन्वर्ट भी कर दिया गया है। उसी तरीके से एक और जो है जो गर्ल को यहाँ पे अबडक्ट किया गया सिंध प्रोविंस से, तो उसके बारे में यहाँ आर्टिकल आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो पाकिस्तान है वहां पे जो माइनॉरिटी के साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। इवन आशा बीबी का केस हमने बहुत बार डिस्कस किया है, तो उसी के तरीके से यहाँ पे दूसरा केस आ गया है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी टू इंस्टॉल द वायरलेस इंडक्शन बेस्ड चार्जिंग स्टेशन। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, लंदन, ऑस्लो, बैंकॉक और कुलालंपुर। तो इसे बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था ऑस्लो में। ऑस्लो बेसिकली कैपिटल नॉर्वे की, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्लो आपको नजर आ रहा है। अगला आर्टिकल यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज में बेसिकली अल्जीरिया से आया है। अल्जीरिया में प्रॉब्लम ये हुई कि अल्जीरिया की जो आर्मी चीफ है उन्होंने ये बोला है कि उनके जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे इस वक्त, जिनका नाम है अब्दुल अजीज, तो वो बेसिकली अब जो है इतने ज्यादा पावरफुल नहीं रहे, और ये जो है अपनी कंट्री को गवर्न नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली उनको यहाँ पे हटा दिया जा सकता है। और यहाँ पे आप अल्जीरिया की लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे उसकी कैपिटल बेसिकली अल्जीरिया है। ये आपको मिलेगा बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टैक। तो बिम्स्टैक काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सार्क काफी ज्यादा ठंडे बस्ते में है, तो बिम्स्टैक के ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा बन सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताने की कौन से इसमें से कंट्रीज है जो बिम्स्टैक का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली म्यांमार, नेपाल और भूटान बिम्स्टैक का पार्ट है, तो चाइना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है चाइना। और बेसिकली बिम्स्टैक की बात करी है तो इसको फाउंड किया गया था 1997 में, और इसका जो यहाँ पे सेक्रेटरीट है ये आपको बेसिकली ढाका में नजर आएगा। उसके बारे में और कुछ डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो टोटल इसमें 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं वो, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। उसके साथ साथ इसको जब एस्टैब्लिश किया था 1997 में, तब जो डिक्लेरेशन था उसका नाम था बैंकॉक डिक्लेरेशन। अगला आर्टिकल यहाँ पे आया है कि इजराइल और गाजा के स्ट्रिप के बीच में, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे जो है फाइटिंग शुरू हो गई फिर से इजराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच में। यहाँ पे जो ट्रूप्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं गाजा में, तो उन्होंने काफी ज्यादा जो है एयर स्ट्राइक्स किए हैं। अब यहाँ पे जो डैमेज दिखाया जा रहा है वही जो है इस इमेज में दिखाया जा रहा है। ये बेसिकली सिबलिंग्स है जिनका जो हाउस है गाजा सिटी में वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगला यहाँ पे जो पूरा डेटा पॉइंट आया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो पावर्टी है वो पिछले 10 साल में काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई है। 55% से हम यहाँ पे 28% पे आ चुके हैं 10 ईयर्स में। तो ये काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे, राइट साइड वाले ग्राफ में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइज वो रिप्रेजेंट करता है कि कितनी पावर्टी हुआ करती है 2005 से 6 के बीच में। तो सबसे बड़ा गोल आपको यहाँ पे यूपी में नजर आएगा कि यहाँ पे जो अभी भी काफी ज्यादा पावर्टी नजर आ रही है। और उसी के हिसाब से अगर बात करेंगे बाई ग्रुपिंग कर रहे हैं एज ग्रुप के हिसाब से, तो 60 प्लस की एज में आपको ज्यादा पुअर नजर आएंगे कंपेयर टू 10 to 17 या 0 to 9 के बीच में। अगर कास्ट के हिसाब से बात करेंगे तो ओबीसी में जो है सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे पुअर नजर आएंगे। और बाय रिलीजन देखेंगे तो हिंदू में आपको काफी ज्यादा यहाँ पे अभी भी पावर्टी नजर आएगी। तो वही चीज जो है यहाँ पे बताई जा रही है एक रिपोर्ट के द्वारा, जो कि यहाँ पे जो है मल्टी पावर्टी इंडेक्स जो है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के द्वारा दी जाती है। अब इसको बनाने के लिए यूएनडीपी, ऑक्सफोर्ड पावर्टी और एचटीआई जो है ये तीनों काम करती है, और ये जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स को बनाती है। और अगर इस इंडेक्स की बात करेंगे, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में आती हैं। एक होता है हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन और तीसरा होता है लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में यहाँ पे न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है। उसके बाद एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। तो इन सबको यहाँ पे मैच करके बताया जाता है कि आपकी कंट्री की रैंकिंग क्या चल रही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर नोन एज G3 इकोनॉमीज। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज को बेसिकली G3 इकोनॉमीज में माना जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, और जो करेक्ट आंसर है वो है यूएस, EU और जापान। तो इन तीनों को जब मिलकर अगर आपको एक ही बार में बोलना है तो तब जो है हम G3 इकोनॉमीज का टर्म भी यूज करते हैं। अगला आर्टिकल एक्सप्लेन पे से बेसिकली नीरव मोदी के एक्सट्रेडिशन से रिलेटेड है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पीएनबी का स्कैम किया था नीरव मोदी ने, तो उसके बाद हम यहाँ पे पूरी कोशिश ये करें कि अभी ये यूके में है तो इसे कैसे यहाँ पे एक्सट्रेट किया जा सकता है। यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आज तक हमने यूके से किसी को भी एक्सट्रेट नहीं किया है। हमने बहुत बार यहाँ पे इशू किए हैं, जैसे कि विजय माल्या का केस सकता है, राजेश कपूर, यहाँ पे टाइगर हानिफ, सबके लिए हमने यहाँ पे अपील की थी, लेकिन कभी भी जो है एक्सट्रेडिशन नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि यूके और इंडिया के बीच में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी
एग्जैक्टली यहाँ पे है। और यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे जो क्राइम है वो दोनों ही जगह पे जो है इंप्रिजनमेंट के लिए हो, तभी जाके जो है हम यहाँ पे उन्हें एक्सट्रेट कर सकते हैं। अगले यहाँ पे एक्सप्लेन पेज पे पूरा आर्टिकल आया है म्यूलर रिपोर्ट से रिलेटेड। म्यूलर रिपोर्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो है यहाँ पे माना जाता था कि जो डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के बीच में कोई मेडलिंग हुई है 2016 के इलेक्शन में, लेकिन इतने ज्यादा एविडेंस यहाँ पे म्यूलर अपनी रिपोर्ट में नहीं कलेक्ट कर पाए। इसी वजह से हमें पता चल गया है कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन नहीं है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पे जो है रशियन के बीच में ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 2016। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या ये रिपोर्ट के बाद ये पूरी डिस्कशन जो है कि मेडलिंग हुई या नहीं वो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका जवाब में ये बताया जा रहा है कि नहीं, शायद नहीं खत्म होगी, क्योंकि अभी भी जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं और उस पर जो है काफी ज्यादा एक्विजिशन शुरू किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द भीमबेटका रॉक शेल्टर आर एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द पेलियोलिथिक पीरियड, तो इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो कौन से स्टेट में जो है भीमबेटका रॉक शेल्टर आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और झारखंड है। तो ये बेसिकली भीमबेटका रॉक शेल्टर आपको नजर आएगा मध्य प्रदेश में। अगला आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बंगाल फेमाइन आया था 1943 के आसपास, तो ये जो है कंप्लीटली मैनमेड है। और यहाँ पे पूरा यहाँ पे साइंटिफिकली बताया गया है कि कैसे जो है यहाँ पे जो सॉइल के टेक्सचर है उसको यहाँ पे जो है इवेल्युएट करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बाकी जितने भी फेमाइन आए हैं 1873 में, 7 में, 96 में, तो ये सब जो है कंप्लीटली जो है एग्रीकल्चर फेलियर की वजह से आए। लेकिन जो बंगाल फेमाइन आया था 1943 में, तो वो जो है कंप्लीटली मैनमेड था। मैनमेड क्यों था? क्योंकि जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो ऐसी थी कि जो यहाँ पे नॉर्मल लोगों को भी खाना नहीं मिल पाया था। तो वही जो यहाँ पे डेटा के इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बताया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोज इन इंडिया। तो यहाँ पे आपके पास चार केमिकल्स बताए गए हैं, पोटेशियम आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड है। तो इसमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप जो है राइपनिंग कर सके मैंगोज की काफी जल्दी? तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। अगले यहाँ पे इकोनॉमी पेज की बात करेंगे तो यहाँ पे सेम डेटा वापस आया कि कैसे हमने जो है पॉवर्टी को रिड्यूस किया हमारी कंट्री से पिछले 10 साल में 55% से 28% पे आ गए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको समझना है कि जो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, तो इसमें भी हमें कोशिश ये करनी है कैसे जो हम यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो है यूजुअली नहीं बताता है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। और यहाँ पे एमपीआई की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बेसिक बता दिया कि हेल्थ एजुकेशन लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया जाता है और ये कुछ 10 पैरामीटर्स है जिसको यहाँ पे यूज किया जाता है। अगला आपके लिए सवाल है जिसका जवाब आप बेसिक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि बताइए कि हमारी कंट्री का इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस वक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि बताइए कि चंडोली नेशनल पार्क आपको कौन से स्टेट में नजर आएगा। तो इन दो क्वेश्चन का जवाब बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर में दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।